नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराना चाहते हैं जिन्होंने केवल अपना ही और अपने परिवार का नाम ही नहीं रोशन किया, बल्कि आज पूरा गांव इनके नाम से जाना जाता है। तो आपकी मुलाकात सीधे करवाते हैं देव रतोड़ी जी से। रतोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में उत्तराखंड की आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रतोड़ी जी, क्या कैसा महसूस होता है कि जब आदमी एक अपने गांव से निकलता है, तो जब कोई उससे पूछता है कि आप कहाँ के हो, तो लोग कहते हैं, वो अपना परिचय देते हैं कि मैं इस गांव का हूँ, इस जनपद का हूँ। लेकिन आपके मामले में ये चीजें कुछ बदली नजर आती है। आज आपने जो मुकाम हासिल किया और जिस तरह से आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, तो आज केमरेसोड़ के जो अगर लोगों से जब पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि मैं देव रतोड़ी के गांव से हूँ। नहीं, ये उनका बड़प्पन है, उनका प्यार है और ऐसा कुछ नहीं है। गाँव गाँव के नाम से ही जाना जाता है और लोग कहते हैं आपने गाँव गोद ले, गाँव ने मुझे गोद ले रखा है। हम इस गाँव की गोद में हैं और ये हमारे गाँव वालों का प्यार है जो इस तरह से इतना सम्मान देते हैं। नहीं, देखो, सम्मान आपको मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। गांव से निकलकर, गरीबी से निकलकर और ऐसे पहाड़ से निकलकर कि जहां आज भी चुनौतियां हैं, और उन्हीं चुनौतियों को देखकर आप गांव में वो कोशिश कर रहे हैं जिसकी शायद लोग कल्पना भी नहीं करते। हाँ, वो तो है। डेफ़िनेटली चैलेंजेस तो हमारे थे, हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी रहेंगे। लेकिन अगर हम और हमारे जो भी बच्चे हैं, वो मन बना लें, तो पहाड़ी कुछ भी कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दुनिया में, अगर आप देखेंगे आज की डेट में, जैसे हमारे अजीत डोभाल जी हैं, है ना? वो हमारे हमारे नहीं पूरे उत्तराखंड के नहीं पूरे भारतवर्ष के गौरव हैं, भारतवर्ष के हीरो हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो इसी चैलेंजेस को पार करके और उन्होंने अपना मुकाम हासिल करा है। हालांकि बहुत सारी कठिनाइयाँ आई है, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी, लगातार संघर्ष जारी रहा और आज आपके सामने है। रतुर जी, केमरेसोड़ गांव, कुछ समय पहले की अगर बात करें तो लोग इतना जानते भी नहीं थे, और पलायन जिस तरह से जो दूरस्थ गांव हैं उन सबको अपनी जो है गिरफ्त में लेता आ रहा है, और आपने अचानक से आकर एक जान फूंक दी केमरेसोड़ गांव को लेकर, और टिहरी नहीं पूरे उत्तराखंड और जगह जगह जो है केमरेसोड़ की बात होने लगी है। इस पर क्या कुछ कहना? नहीं, ये ऐसा था एक्चुअली, ये अचानक नहीं हुआ। इस प्लान में थोड़ा-सा केमरसोड़ के प्लान में मेरा भी हाथ है, क्योंकि जब मैं चीन गया 2005 में 20 साल पहले, तो मैं लगभग अपने गाँव से लगभग हर परिवार से एक बच्चा चीन लेके गया मैं। यहाँ आस-पास के बहुत सारे बच्चों को हम लेके गए चाइना। तो हुआ क्या कि जब वो बच्चे चाइना गए, उन्होंने पैसा कमाया, तो धीरे-धीरे उन्होंने देहरादून, ऋषिकेश में प्लॉट ले लिया, आधा से ज़्यादा परिवार काफ़ी शिफ्ट हो गया। तो मुझे लगा यार, अब मेरी एक जिम्मेदारी बनती है ये कि पुनः अपनी तरफ इस तरफ अपने लोगों को जो है वापस गांव की तरफ मोड़े, नहीं तो गांव बड़ा सुनसान हो रहा। हमारा गांव इतना खुशहाल गांव था। तो फिर इस बीच में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल रखी थी कि मेरा गांव मेरा तीर्थ, सब लोग जो सक्षम है अपने गांव की कुछ मदद करें। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। तो फिर हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे गांव में हमने सबके कलर एक करवाए, इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। हाँ जी। रतुड़ जी, जिस तरह से आपको देख रहे हैं कि जो पलायन है आपकी नज़र में, क्योंकि जो रोजगार है वो तो अहम मुद्दा है ही, हाँ जी। उसके चलते आप भी गए और सभी लोग जा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि रोजगार के अलावा जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारे अहम मुद्दे हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, इस पर आपका क्या कहना है? ये मुद्दे देखो, सबसे पहले तो मुझे लगता है सरकार को और हमको मिल के यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हम जिनको बोलते हैं कि गांव में आपका रोड है, बिजली है, आपके पास में सड़क है, आपके पास में डिस्पेंसरी है, एक अच्छा अस्पताल है। मैं देखता हूँ अस्पताल की बड़ी समस्या है हमारे इस क्षेत्र में। बहुत सारे लोग ऐसे दूर दराज से आते हैं घनसाली तक, अच्छा इलाज नहीं मिलता, रेफर करते हैं ऋषिकेश तक जाते जाते आधा से ज़्यादा लोग दम तोड़ देते हैं। तो ये जो सुविधाएं हैं, ये सबसे बड़ा कारण है जो मुझे लगता है। ये सुविधाएं हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, अरे यार मेरे गांव में सब कुछ है, वो खेती भी करेगा, पशुपालन भी करेगा। तो ये प्लान अपने आप ही मुझे लगता है ये रुक जाएगा। लेकिन इसके लिए जो है सबको मिल के आगे आना है और इस तरह के जो जैसे ये बेसिक सुविधाएं, इन पे काम करने की जरूरत है। और वरना आप देखेंगे हमारे चार धाम में हम लोग, देवभूमि में हम लोग
कितने सारी जगह है, जैसे यहाँ पर हमारी माता राजराजेश्वरी का मंदिर है, यहाँ लोग बुढ़ा केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री से लोग यहाँ आ रहे हैं, चार धाम का रूट यहाँ पर है, क्या नहीं है हमारे पास में? जल है, जंगल है, जमीन है, यही तो चाहिए। ये तीन चीजें जिसमें सब कुछ हो सकता है, उद्धार हो सकता है। अच्छे स्कूल बना दो, दो चार अच्छे हॉस्पिटल हो गए, और अगर आपने रोड रूट सही कर दी, हो गया। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अगर अच्छा खासा गैस से खाना बन रहा है और अगर आप लकड़ी लगा के पूरा धुआं करके अपनी आंखें कौन खराब करेगा? कोई करेगा? नहीं करेगा। तो अभी हालत क्या है कि इस धुएं से बाहर निकलने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, और फिर लोगों को लग रहा है यार घर आके क्या करूं? आपकी जमीन बंजर पड़ गई, आपके पास में कोई बीमार हो गया, कहाँ ले जाएंगे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल ढंग के नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस है जिसकी वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। तो इसमें सरकार को भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि यार उसकी जो रूट में जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ रोजगार, रोजगार क्या देंगे आप? रोजगार अगर दे भी दिया, मैंने सपोज करो मैंने यहाँ पर एक पशुपालन खोल दिया, अब उसको दूध को बेचने के लिए आपको वहां पर रोड है कि नहीं है? रोड है तो जैसे हमारे यहाँ पर चार धाम है, अगर आप रोड के हालत देखेंगे, दो गाड़ी आ गई आप पार नहीं कर सकते, आपको आधा आधा किलोमीटर तक पीछे ले जानी पड़ेगी गाड़ी। अब मैं देख रहा था, मेरे को पहले नहीं पता इतना चैलेंज यार, रूट पे यात्रा रूट है, इतनी गाड़ियां आ जा रही है कैमरे सोन में, स्पेशली यहाँ पर खड़ी करने की जरूरत जगह नहीं है। एक गाड़ी आप खड़ी नहीं कर सकते 1 किलोमीटर की रेंज में, कर दिया तो दूसरी गाड़ी पार नहीं जा सकती है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है। और जबकि ये ऑल वेदर रोड है, इसको तो तुरंत एक्शन में लेके काम हो जाना चाहिए था। और अगर ये रोड चौड़ी हो जाती, और दूसरा यहाँ पर जैसे पार्किंग का, अगर सरकार 50 गाड़ियों के लिए एक पार्किंग बना दे, केमरसोड़, सुनारगांव, लाटा, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वहां भी उन्होंने भी दुकान खोल दी, किसी ने होटल खोल दिया, किसी ने होम स्टे खोल दिया, किसी ने पार्किंग का ठेका ले लिया, किसी ने यात्रियों का रुकवाने के लिए बंदोबस्त कर दिया, रोजगार अपने आप ही हो गया। लेकिन अब जो मेन जो रूट है, जो जड़ है, अब आपने बीमारी खत्म करनी है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैंने टैबलेट खा ली, ये दर्द हो रहा है, वो टेम्परेली है। आयुर्वेदिक जैसी हमारी दवाई है ना, तो वो खा के आदमी जड़ से उसको, तो हमको जो ये जो बीमारी है, जो इसका पलायन का जो रूट है, उसको समझने की जरूरत है, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। यार कहाँ क्यों लोग जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, और उस बीमारी को खत्म कर दिया तो अपने आप ही रुक गया। समझा नहीं? सॉरी। जो हमारी समस्याएं हैं, हाँ 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 जिस तरह से पलायन हमारे पहाड़ों से हो रहा हाँ है, जी। क्योंकि ऐसे ही गांव, ऐसे ही परिस्थितियां चाइना भी में हाँ होंगी, हाँ हाँ हाँ। तो वो जो लोग वहां पे जिस तरह से काम हो रहा है, हमें क्या कुछ वहां से सीखने की आवश्यकता है, जिसको अगर हम कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो शायद बदलाव आ सकता है, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो, चाहे लोकल स्तर पे हो। चाइना से हम लोग ज्ञान के अलावा सब कुछ कॉपी कर सकते हैं। वहां अगर जाएं, जितने भी लोग यहाँ से वहां जाते हैं, इंफ्रा के मामले में आप देखो, आप, मैं बता रहा हूँ, ये पहाड़ी देख रहे हैं आप हमारे पीछे, यहाँ से वहां राजराजेश्वरी जाना है, यहाँ से कम 2 घंटे लगेंगे, वो 5 मिनट में पहुंचा देंगे, ट्रॉली लगा देंगे। जैसे यहाँ नीचे पहाड़ से ऊपर जाना है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ खोद के 24 मंजिला लिफ्ट बना रखी है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि अब उस चीज की उन्होंने वैल्यू समझी। अब वहाँ गांव में, मैं आप उदाहरण देता हूँ, हमारे रेस्टोरेंट में जब हम एक वेटर ढूंढते हैं तो उसकी तनख्वाह लगभग कम से कम 50,000 होती, जो चाइनीज होते हैं। पहले गांव से आते थे लोग, बहुत सारे लोग आते थे, अब पिछले 8-10 साल से बिल्कुल बंद हो गया, मिलते नहीं है हमको। मैं कहा यार क्या कारण है? तो उनके, जब हम गाँव में गए, गाँव में आप विकास देखोगे, आपको बिल्कुल हाईवे जैसी रोड, जिसको हम यहाँ हाईवे बोलते हैं ना, उसको तो ये गली की रोड बोलते हैं वहाँ। क्योंकि मैं 20 साल रह गया, मैं वहाँ पर 20 साल पूरे हो चुके हैं मेरे को वहाँ पर। इतना विकास हो रखा गाँव में, लोगों ने खेती कर रखी है, इन्हों लाइक, आपको ऐसा भी नहीं किसी को बेचने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर चमेला बेचेंगे, घंसाली बेचेंगे, उनका नहीं ऐसा। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना एडवांस है। आपने सपोज करो मेरे अमरूद के खेत हैं, अमरूद लिए, दिल्ली में क्या भाव बिक रहे हैं, मैं उस भाव में बेचूंगा, मैं यहाँ चमियाला वाले भाव में नहीं बिकूंगा, जितना मतलब जिस शहर में महंगा बिक रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम 1 घंटे में आप यहाँ से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं जिसने उनके प्लान को बचाया, उन्होंने क्या करा, अपने गांव का इस स्तर पे विकास करा कि लोग शहर में नहीं रहना चाहते हैं, वापस गांव में। अब मुझे लगता है कि वहां तो ऐसा भी होने वाला है कि लोग गांव से बोलेंगे यार तुम कुछ तो शहर जाओ, और हम लोग कह रहे हैं शहरों से गांव जाओ। तो जब इच्छा शक्ति होती है
तो कुछ भी हो सकता है। रतुड़ी जी, जिस तरह से बात करते हैं पलायन की, और हर व्यक्ति ये कहता है कि गांव से लोग आज की डेट में हाँ जी। गांव में मकान तो बना रहे हैं, जो सुविधा जिनके पास संपन्नता आ चुकी है अपनी मेहनत के दम पे, जिन्होंने अपने लिए कुछ कर दिखाया है, वो गांव में मकान तो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस है कि मकान चमकते हैं, चमचमाते हमारे मकान भी हैं, सब कुछ है, लेकिन गांव में रहने वाला नहीं है। हाँ, हाँ। इस पर क्या कहना है? हाँ, ये तो बहुत ही दुखदाई विषय है। मैं सही बताऊँ तो मेरे को बड़ा दुःख भी होता है जब मैं देखता हूँ, कई बड़ी हमारे यहाँ भी है और काफ़ी क्षेत्रों में है कि बुजुर्ग माता, बड़ी चाची ये जो है अकेले रह रहे हैं। अब माँ बच्चे जो हैं यंग हो गए, कमा लिए, शिक्षा आपने ग्रहण कर ली, तो मैं नहीं कहता हूँ कि इससे बढ़िया अगर आप नहीं पढ़ते तो अच्छा ही था। कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करके आप विदेश में चले गए और आप अगर एक बार भी नहीं सोचते हैं कि आपके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता अकेले रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो ये बहुत ही एक गंभीर विषय है और इसमें सरकार को नहीं सोचना है, इसमें हमको खुद सोचना है। हमने देखना है कि उन माँ बाप ने किस तरह के कष्ट झेले, कैसे करके तुमको पाल के इतना बड़ा करा। और चार चार पांच पांच बच्चे होते थे जब हमारी जनरेशन में, सात सात बच्चे, कैसे वो झेलते। आजकल तो एक बच्चा हो जाता है, दो बच्चा हो जाता है, उसी में रोने लग जाते हैं, उसी में चार लोग चाहिए होते हैं। जो आज की बहुएं हैं उनको चार पांच लोग चाहिए होते हैं उनको संभालने के लिए, एक एक महीने का रेस्ट होता था। और जो हमारे टाइम पे तो आज बच्चा हुआ कल जो घीड़ा पे मोल डाल तक दुई भैंसा रखिया वो कन, तो सारी चीजें हैं। तो जो यंग जनरेशन है उनको इस पे मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये सिर्फ मकान चमकाने से नहीं होगा, आपको अपने दिल को चमकाना पड़ेगा। वो जो हमारी आंखों में जो धूल जमी हुई है उसको हटाने की जरूरत है। रतुल जी, जिस तरह से सुनने में आता है और अक्सर सोशल मीडिया पे ये बात होती है कि चाइना ने अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया है, अपने लोगों की एजुकेशन पे इतना फोकस किया है कि अब जो लोग जिस तरह से वहाँ के उसके विकास की बात कही जा रही है, उसके पीछे का राज भी वही बताया जा रहा है। नहीं, उनके यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं कल एक आरएसएस के कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ पर मेरे को एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी। वो लोग बात कर रहे थे अनुशासन की, राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की। ये जो तीन चीजें हैं, चाइना में हर एक बच्चा स्कूल में उनका जो बेस है, हर एक बच्चा वहां पर जो है राष्ट्रभक्त है। इतना मतलब कि पूछो मत यार, मतलब जबरदस्त, मतलब उनके अंदर जो राष्ट्र प्रेम है ना, बहुत जबरदस्त है। तभी तो वहां पर आपको ये थोड़ी कि वहां कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको कि गंदगी कूड़ा यहाँ मत फेंके, कूड़ेदान में डालिए, नहीं लिखा है कहीं भी। क्यों नहीं लिखा? उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा एजुकेट कर दिया। ये सारा जो एजुकेशन है, देखो बाकी चीजें कुछ नहीं बदल सकती, मैं बता रहा हूँ, इसमें जो स्कूल हैं, जो अध्यापक हैं, वो सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं इसमें। अगर देश को हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, उसमें कोई नेता कुछ नहीं कर सकता है। माँ बाप भी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा जो रोल इसमें अदा कर सकता है वो हमारे अध्यापक हैं, वो स्कूल हैं। तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे वही फ्यूचर है, वो नींव है हमारी। अब हमने 10 मंजिल की तो बिल्डिंग बनानी है, सीमेंट हमने कच्चा डाल दिया, टिकेगी वो बिल्डिंग? कितनी टिकेगी? धराशायी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा बेस मजबूत है, पूरी एकदम बिल्कुल मजबूत सीमेंट लगा रखे हमने, मजबूत हमने पिलर बना रखे हैं, मैं बता रहा हूँ, उस पर आप 100 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दो। तो ये जो बच्चे हैं, जो स्कूल है, ये हमारा वो बेस है। चाइना ने ये मजबूत करा है अपना, इसीलिए वो आगे बढ़ा है। तो इस पे जो हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति, जैसे पहले गुरुकुल में होता था, है ना, बच्चों के जो संस्कार हैं उस पे सही में मैं तो कहता हूँ गुरु जो गुरुजी हैं उनको डंडा वापस दो। हमने डंडे खाए, हमारे अंदर वो संस्कार पैदा हुए, वहां से हमने सीखा, वो डर था, है ना, गुरुजी का डर था, उससे सीखा, तब जाके आदमी अनुशासन में रहे, तब जाके आज कुछ कर पाए। तो अब हमने क्या कर रखा है, स्कूल भी बना रखे, कैमरे भी लगा रखे, और जैसे नहीं होता एक स्विमिंग पूल हमने बना दिया, कंपटीशन करा रहे हैं कि भाई स्विमिंग में फर्स्ट आना है टीचर को, और हाथ पैर हमने बांध दिए, स्विमिंग करो जी, फर्स्ट आना है। तो ये जो डंडा था ना, तो अभी हमको क्या है कि ये जो रस्सी है, वो डंडा, ये रस्सी है स्विमिंग पूल की, तो इसको काटो, इसको खोलो, वापस डंडा दो, अनुशासन में बच्चे रहेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। हाँ जी। रतुड़ी जी, आप गांव से पढ़ के गए, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो आज शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, जो विज्ञान का क्षेत्र है उनमें हो, होटल इंडस्ट्री हो, सब जगह बेहतर काम कर रहे हैं। और वो जो लोग हैं उन्होंने यहाँ के जो हमारे सरकारी विद्यालय वहीं उन्हीं से पढ़ाई की, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वही विद्यालय बंद होने की कगार पे आ गए? ऐसा क्या बदल गया?
क्या लगता है आपकी दृष्टि में? नहीं नहीं, एक देखो, एक तो अभी क्या है कि सबको दिखावा का भी थोड़ा सा भूत है, सबको प्राइवेट स्कूल में नंबर का गेम है कि नंबर लाने, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। अगर आपने संस्कार नहीं है, आप बाहर गए, कौन देखता है आपकी डिग्री? वहां पर आपके जो मजबूत संस्कार हैं वो देखा जाता है, आपकी जो सोच है वो देखी जाती है, वो कहाँ से आएगी? है ना? तो अब सब लोगों को क्या कि अंग्रेजी का भी थोड़ा सा है लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी नहीं सीखी, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आप अंग्रेजी सीखिए, अच्छी शिक्षा लीजिए, और सरकारी स्कूल खराब नहीं। आप देखेंगे सरकारी स्कूल से बहुत सारे, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलों जिन्होंने कमाल कर रखा है, जो अभी जो प्राइवेट में पढ़ के जा रहे हैं उनको नौकरी पे रख रहे हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के गए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो हमें उसकी महत्व समझने की ज़रूरत है। और दूसरा, प्राइवेट स्कूल में जो सुविधाएं हैं वही अगर सरकारी स्कूल में भी जो है, क्योंकि सरकारी स्कूल में थोड़ा सा जैसे जो बेसिक जो सुविधाएं हैं, जैसे उनका अपना अच्छे से कलर करा दो, उनकी जो बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए कि बच्चे जो है उस तरफ झुकाव जाएं। और दूसरा क्या है कि जो भी अच्छे सक्षम लोग हैं, भाई अपने बच्चों को ऐसा नहीं कि भाई सारे जितने भी अभी देखेंगे आप, तो जैसे नेता लोग हैं, काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं जी सरकारी स्कूल में जाना है, अपने बच्चे उनके कहीं कोई विदेश में पढ़ रहा है, कोई अच्छे स्कूल में नहीं। ऐसा मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, आप पढ़ाओ, लेकिन आप ये भी सोचो कि ये भी आपके बच्चे हैं, इनको भी उसी तरह की शिक्षा पे सबका समान अधिकार है। तो इसमें भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सरकार को भी, थोड़ा सा हमको भी। हाँ जी। रतुल जी, जिस तरह से बात करते हैं, हमारे पहाड़ में जो लाइफ लाइन कही जाती है वो हमारी सड़कें हैं। हाँ जी। और सड़कों की अगर स्थिति की बात करें कि लगातार काफी लंबे समय से जो हमारा घनसाली, चमियाला और केमुंडा हाँ खाल, जी। इस रोड को लेके ऑल वेदर की बात लोग करते आ रहे हैं। और उससे एक केवल सड़क जो हमारा परिवहन वो आसान नहीं होगा, बल्कि जितने भी यहाँ पे होम स्टे चल रहे हैं, जो हाँ मार्केट जी। में दुकानदार हैं, या जो लोग अपनी खेती से कुछ अर्जन करना चाहते हैं, उनको भी सहूलत मिलेगी। लेकिन हाँ जी। आज तक भी इस पे कुछ जो है ठोस जो चीजें सामने नहीं आ रही है। हाँ जी। क्या कुछ कहना है? नहीं, इस पे देखो, हमको जो मैं वही कह रहा हूँ, जो यंग जनरेशन है ना, उनको अपने वोट का महत्व समझना है कि वोट में कितनी पावर है। तो जब भी आप वोट देने जाते हैं, आपका जो राजनेता है, जो आपका पसंदीदा है, आप देखो, मुझे लगता है जैसे बाकी कंट्री में डिबेट होती है, वो होनी चाहिए कि जो जो चुनाव में उठा है, जिसने ये काम करने हैं, उनका विजन क्या है अपने राज्य के प्रति, अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रति, अपने जो क्षेत्र में है, जो ये रोड के प्रति क्या है उनके विचार, क्या करना चाहते हैं। तो ये तो मैं देख रहा हूँ कितने साल हो गए, देखो मैं जब भी आता हूँ तो वही भीड़ भाड़, चमियाला में गाड़ी निकालनी मुश्किल है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, हमारे गांव में देख रहे हैं आप हालात। हालांकि काम हो रहा है, लेकिन उस स्केल पे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो अभी पूरा जो इस पूरे क्षेत्र का घनसाली तो हमारे लिए मतलब मेन मार्केट हो गई हमारी। तो वहाँ भी इतना ज़्यादा हो जाता है, हालांकि काम हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और उसको स्केल को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस पे जो है, जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। और ऐसा दूसरा सिर्फ नेताओं से नहीं होगा भाई, जो नेता लोग बने हुए हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग, उनको आगे आना, उनको सवाल करना चाहिए। और इसमें आप लोग सबसे अच्छा रोल अदा कर सकते हैं कि भाई आप उनको सवाल पूछ सकते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है, होगा तो डेडलाइन क्या है, ताकि उनकी जो प्री रिकॉर्डिंग जो वीडियो है, जब उन्होंने प्रॉमिस कर रखा कब होगा, उस दौरान जब नेक्स्ट चुनाव से पहले चलाई जाए, उनको याद दिलाने के लिए कि वोट लेने से पहले भैया आपने ये भी वादा करा था। रतुड़ी जी, जिस तरह से अब बात अगर वोटिंग की आ गई, तो कहीं ना कहीं लोग जो है लास्ट मोमेंट में प्रभावित हो जाते हाँ हैं। जी। और ये आपने इसका संदेश अच्छा दिया है कि हमको सवाल पूछने का हमारे अंदर एक वो भी हिम्मत होनी चाहिए कि हम सवाल पूछ पाए, जो हमसे जो लोग भी वादे करके गए। हाँ जी। हाँ अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे जैसे बाल गंगा नदी है, जी। हाँ जी। और बाल गंगा नदी एक यहाँ की लाइफलाइन भी है हमारी हाँ घाटी जी। की। हाँ जी। तो इसको आप अगर देखें, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि इससे किस तरह से सरकार या स्थानीय लोग मिलकर कुछ काम कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोग जो आज इम्पैक्टफुल लोग हो चुके हैं, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि आप अपने क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों को भी आप प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप करते हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होता है। हाँ जी। तो ऐसे अगर लोग मिलकर अगर हम कुछ इस कार्य पे अगर ध्यान दें, तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए, एक तो सफाई का सबसे पहले रखना चाहिए हमको। गंगा हमारी माँ है, गंगा से ही देखो, जल ही जीवन है ना? कि अगर जल ही नहीं रहेगा तो उसको अ, बचाने के लिए जितना हो सकता है हमको करना चाहिए। जैसे हमारी नदी है, उसकी दोनों तरफ हो गया, जैसे लोग अवैध खनन हो रहा है, वो तो बिल्कुल ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि गंगा। बात आपने अवैध खनन पे किया, हमने लगातार इस बात को लेकर हम भी जब प्रशासनिक लोगों के पास जाते हैं, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो उनका वाकई कोई ऐसा रुझान है कि वो इसको रोकना चाहते हैं।
क्योंकि ये जो हमारी बालगंगा नदी, अगर हम अवैध खनन को इसका अड्डा बनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है प्रकृति उसका प्रतिकार लेती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो ये ऐसा चक्र है ना, जो भी अगर आप जो भी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, और हम कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। आपने डाल दिया लेकिन वो घूम फिर के आपको किस न किस रूप में आपके पास आएगा। जो आप अपनी लाइफ़ में गलत कर रहे हैं, वो भी आपके पास आएगा। तो जैसी जो प्रकृति है ना, तो पूरी तरह से बदला लेती है। आप कितने पेड़ काट रहे हैं, उसका आपको नुकसान किसी न किसी रूप में भरना पड़ेगा। तो आपको ऐसे लगता है समझ कि जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं, जिस तरह से बादल फटना, बार बार भूस्खलन होना, बिल्कुल, ये इसका एक कारण है क्योंकि हम प्रकृति के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं? बिल्कुल, 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 मैं मानता हूँ, बिल्कुल। इस मामले में मैं धार्मिक आदमी हूँ, मेरे मतलब प्रकृति के साथ जितनी छेड़छाड़ कम हो, उतना अच्छा है। देखो, विकास भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे विकास हो रहा, आपने यहाँ पर आपने हमने सोच सपोज़ हमने 10 पेड़ हमको काटने पड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि पहले 100 पेड़ लगवाओ, तब कटवाओ ये 10 पेड़। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो आपको अधिकार है उन 10 पेड़ों को काटने का, और अगर आप 100 पेड़ लगा नहीं सकते हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है इसको खराब करने का। रतुल जी, जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, आपने गांव में आके लगातार आप प्रयास करें, केवल अपने गांव की बात नहीं, हमने देखा है कि आप शिक्षा में भी अपना योगदान देते हैं, सामाजिक सरोकारों में भी अपना योगदान देते हैं। तो जो आपने पहल शुरू की है, क्या आपको लगता है कि जो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने दम पर एक मुकाम बनाया है देश विदेशों में, क्या कुछ लोग हैं आपके संपर्क में आए हैं जो ये कहते हैं कि नहीं देव भाई, अब हम भी इस लहर में आपके साथ बढ़ेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे? नहीं, नहीं, बहुत सारे हैं। हम लोग पहले तो शुरू में 5 लोग थे हम लोग, अभी हम लोगों ने लगभग मेरे ख्याल से 20-25 लोगों ने गाँव गोद ले लिए। हमने अभी पहले तो हमारा पूरे उत्तराखंड का एक ग्रुप था, अभी हमने टिहरी का अलग ग्रुप बनाया है। टिहरी में लगभग जो है 14 जो प्रवासी हैं, उन्होंने गोद लिए हैं गाँव, और वो उस पे काम कर रहे हैं। हमारी लगातार चर्चा हो रही है, जो डीएम दीक्षित साहब से भी होती थी, अभी जो नई डीएम आ रही है, तो उनके साथ में भी हमारी मीटिंग है, तो ये इस पे काम चल रहा है। और लोग इसमें जो है बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके अंदर वो जो भावना है ना, अपनापन है, वो सबका धीरे-धीरे जाग रहा है। कुछ उसमें आप लोगों का भी योगदान है, जिस तरह से आप पहाड़ की जो खबर है उसको सब लोग मिलके चलाते हैं, तो एक बहुत अच्छे, इसको आप कंटिन्यू रखिए। और हम लोगों को इसी तरह से जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो है ना भारतीय, वो हनुमान जी की तरह है, याद दिलाना पड़ता है भैया तुम्हारे अंदर शक्ति है, तो उसको जगाने की ज़रूरत है। और उनको वो जो जो इमोशनल है ना, मैं वो भी बहुत कनेक्ट कराने की ज़रूरत है, कि उनको दिखाई इस तरह की कई जो माता बहनें हैं, अकेली रह रही है, कोई साधन नहीं है, उनके दुःख, पर उसके लिए क्या समय चाहिए, तो उसके लिए क्या, और वो काम आप लोगों से बेहतर कोई कर नहीं सकता है। उनके पास जाके उनके दुःख को समझिए, उसको शेयर कीजिए, ताकि किसी न किसी 100 लोग देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, एक की आत्मा तो ज़रूर जागेगी, जो वापस अपने यहाँ आएगा। तो इस मिशन को हमने मिलके आगे बढ़ाना है, इसको रोकना नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा उत्तराखंड बहुत ही खुशहाल बनेगा। अतुल जी, जो जिस तरह से आज हमारे पूरे पहाड़ की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, होटल इंडस्ट्री आज जो है सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। और हर युवा ये चाहता है, चाहे उसने इंजीनियरिंग भी पढ़ाई कर ली है, जब उसको रोजगार नहीं मिलता है वो इसी फील्ड में जाना चाहता है। तो उनको आप क्या टिप्स और ट्रिक्स देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आप इस होटल फील्ड को ऐसा मत लीजिए कि जैसे कि हमने इसमें नहीं हुआ तो मैं होटल में चला जाऊँ, उसमें नहीं हुआ तो होटल में। होटल ये कोई वो नहीं है, कबाड़ खाना नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो। उसके लिए एक स्पेशल कोर्स होता है, जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, आप अध्यापक बनना है तो आप उसका अलग से कोर्स है, आपने डॉक्टर बनना है तो उसका अलग से कोर्स है। तो अगर आपने होटल में भी आना है तो एक मन बनाइए, विचलित मत होइए। इसमें हमारे उत्तराखंड के पूरे विश्व भर में छा रखे हैं, चाहे वो किचन में हो, चाहे सर्विस में हो, उसके लिए प्रॉपर कोर्स कीजिए, उसके लिए पूरी पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएँ सीखिए, और मल्टी टैलेंटेड बनिए। और डेफ़िनेटली उसके बाद पूरी तैयारी के साथ में, अब ये नहीं कि आपने जंग में जाना है और आप अपनी पिस्तौल में आपने गोली डाली नहीं है, भूल गए, या पिस्तौल आपने क्लीन नहीं करी, या आप पूरी तरह से फिट नहीं है, वहाँ जाएँगे तो फिर क्या करेंगे? दूसरे की गोली से आप ढेर हो जाएँगे। तो इस फील्ड में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए, और फिर अब तो जीत आपकी होगी। और अगर आधा तैयारी के साथ में, और वो आपका मन आपको बता देगा, आपको किसी पूछने की जरूरत भी नहीं है कि यार कि मैं तैयार हूँ कि नहीं हूँ, अपने आप पता चल जाता है कि मैं तैयार हूँ कि नहीं हूँ। तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली जीत होगी आपकी। जिस दिन आपने स्टार्टिंग में गांव छोड़ के आप गए थे, हाँ जी। तब क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि एक दिन वो भी आएगा कि मैं अपने गांव से, जैसे आज मैं गांव से के नाम से जाना जाता हूं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा नाम भी गांव से जुड़ेगा और मैं अपने जो कोशिशों से ऐसा कुछ कर पाऊंगा? नहीं, जब शुरू में गांव से गए थे तब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है, ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी।
तो वो एक एनर्जी थी और एक सपना था जो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता गया, बड़ा होता गया। और जैसे जैसे समझदारी आई, क्योंकि हमारे यहाँ अनुशासन तो था ही, दूसरी बात है संस्कार थे, जो सबसे बढ़िया चीज़ थी। ये दो मजबूत पिलर थे, और बाकी के जो पिलर हैं, शिक्षा हो गया और जो नॉलेज है, स्किल्स, वो हमने सीखी। और उसके बाद धीरे धीरे पहले अपने गांव के बारे में सोचा, अपने समाज, अपने राज्य के लिए। फिर धीरे धीरे लगा यार कि हम बाहर हैं तो अपने देश का भी नाम रोशन करें, और इसी मिशन पे बढ़ रहे हैं आगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारा जितने भी लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो एक भारत का चेहरा बन के जाएं और भारत का नाम रोशन करें। रतुड़ी जी, आखिरी सवाल की ओर अब चलते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से धार्मिक आयोजन ध्यानियों द्वारा, हाँ आप जी, जैसे लोगों द्वारा गाँव-गाँव में किए जा रहे हैं, हाँ जी, ये कहीं न कहीं लोगों एक तरफ तो कनेक्ट कर रहा है, गाँव की हाँ, तरफ ला रहा है। बिल्कुल। दूसरे जो लोग इन कार्यक्रमों में जो सेवाएँ देने वाले जो उपकरण हैं, कोई किसी भी चीज़ की, हाँ जी, हाँ जी, वो भी उनको भी एक रोज़गार मिलता दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। जो जितने भी जो आयोजन हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा हो हाँ रहे जी, हैं, और हाँ आप जी, जैसे लोग जो इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, अपनी सहभागिता निभाते हाँ हैं, जी, उससे निश्चित तौर पर उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। तो हाँ इन जी, कार्यक्रमों को आप उत्तराखंड की अगर टूरिज़्म की बात करें, हाँ क्योंकि जी, आध्यात्मिक से तो हमें जोड़ता ही जोड़ता हाँ है, जी। हमारी मौलिक जो अध्यात्म है उसको तो सिखाता है, लेकिन टूरिज़्म में क्या रोल देखते हैं आप इसका? देखो, टूरिज्म में इसमें हमको एक और चीज़, ये बहुत बढ़िया पहल है। पहली बात, मैं सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी ध्यानियों के, पूरी उत्तराखंड की जितनी भी ध्यानी हैं, उनको नमन करता हूँ कि जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, जिन्होंने ये जो सोच है उसका एक बीज बोया। और इससे देखो हमारे जो पंडितों की क्या हालत थी यहाँ पर, तो मैं बता रहा हूँ कि लोग कुछ समझते नहीं थे। पंडित जी आ गए और टक से 500 रुपया, 200 रुपया नोट डाल दिया। अरे भाई, कोई यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर सफाई करने नहीं आ रहा, का पंडित है जो तुम्हारे अंदर संस्कार डाल रहा है, जो तुम्हारे आने वाले भविष्य को, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को एक सही रास्ता दिखा रहा है, और उसको तुम इतने हल्के में ले रहे हैं। तो एक तो उनके सबसे पहले जो है ध्यानों के माध्यम से उनको जो जिस तरह से उनका काम बढ़ा, उनका फिर वो जो हमारे जो व्यास जी बैठते हैं, वो जिस तरह से बताते हैं वो महत्व, तो अब ध्यानों के बहाने बाकी लोग भी सुन रहे हैं। सब लोग सुने है, तो सारी ध्यान ही है ना, वो सब लोग सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि अगर 100 लोग बैठे हैं, 100 में से अगर 10 का भी मन परिवर्तन कर दिया एक व्यास गद्दी पे बैठ के व्यास जी ने, तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। और इससे देखो, जैसे हमारे साउंड मास्टर हैं, म्यूजिक वाले हैं, कोई गाना गा रहे हैं, ये काम चल रहा है, तो देखो रोजगार तो बढ़ ही रहा है ना। और इसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ, जो हमारे लोक मंच, जो लोकल कलाकार हैं, उनको भी, उनके लिए भी कुछ इस तरह का कुछ प्रोग्राम होना चाहिए गाँव में। जो बाहर से हमारे जितने भी लोग हैं, सक्षम लोग हैं, अगर वो नहीं करा सकते हैं हमारे यहाँ जैसे ध्यानों का प्रोग्राम, जब भी आप गाँव आओ, अपने दोस्तों को इकट्ठा करो, अपने 1-2 गाँव को इकट्ठा करो, वहाँ पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करा दो। भाई हफ्ते का करा दो, हफ्ते का नहीं करा सकते, 1 दिन का करा दो। ऐसे कलाकारों को मंच दो, रामलीला करा दो। तो ऐसे नए-नए इनिशिएट कर लाने पड़ेंगे, ऐसे आइडिया लाने पड़ेंगे, ताकि हमारे सिर्फ एक से नहीं होगा, एक आइडिया से नहीं होगा, यार टूरिज्म खोल दो या हॉस्टल बना दो या मंदिर पे चला जाओ, या ये सारे जो कलेक्टिव एफर्ट जब होंगे, सारे लोग मिलेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड को उस ऊंचाई पे चढ़ने पे कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, एक संदेश जो आप जितने भी हमारे प्रवासी जो भाई-बहन हैं, देश-विदेशों में हैं और बेहतर कर रहे हैं, एक संदेश जो आप देना चाहें? मैं यही कहता हूँ कि भाइयों, मैं आपको जो है नमन करता हूँ कि आपने इस मिट्टी में रह के आप विदेश में गए, आपने अपना नाम रोशन करा, अपने राज्य का नाम रोशन करा। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि आप साल भर में कम से कम 1 हफ्ते के लिए अपने गाँव आएँ। अपने गाँव आएँ, अपने गाँव में कोई भी छोटा-मोटा कार्यक्रम, जो भी, अगर आपको लगता है कि आप 10 लाख नहीं खर्चा कर सकते हैं, 5 लाख करें, 5 लाख भी नहीं कर सकते, 1 लाख करें, 1 लाख नहीं कर सकते, 10 लोगों को जोड़ें। लेकिन जो लोक कलाकार हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं, उनको मंच दें। और जो जैसे बहुत सारी हमारी ध्यानी हैं, बड़ी-बड़ी हैं, जितने जिनके कइयों के घर में कोई ऐसा देखने वाला नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका जो है दायित्व लें, है ना? उनकी मदद करें। जहाँ हमारे कई ऐसे स्कूल हैं, जहाँ पर दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं है। कहीं न कहीं अगर आपकी अपनी आत्मा थोड़ा भी अगर मन में है अपने उत्तराखंड के लिए, वापस आए और कहीं न कहीं अपना योगदान दे। और कोई ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली एक योगदान नहीं होता। बहुत सारा आपने गाँव आए आप, और 10 बच्चों के साथ में बैठ के आपने अपनी कामयाबी, कैसे आप वहाँ पहुँचे? आपने क्या करा? आपने कामयाबी खान ले, उनके अंदर एक जोश भरेगा। वो भी सोचेंगे कि यार हमारा आदमी ऐसा कर सकता है। तो कई माध्यम हैं जिसके द्वारा आप अपने उत्तराखंडियों को जगा सकते हो।
अपना अपने उत्तराखंड में आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना आप सब लोगों से, जितने भी प्रवासी अगर आप सुन रहे हैं कहीं से भी, जिस देश से भी, तो आप अपने पूरे परिवार के साथ में एंड अपने गांव लौटिए। मेरा गांव मेरा तीर्थ, उसको तीर्थ समझ के आए अपने गांव में, सिर्फ गांव समझ के ना आए, क्योंकि तब वो जब तीर्थ वाली जब आपके मन में वो भावना होगी तो आप आएंगे और आप जरूर तीर्थ में। अब जब हम जाते हैं कहीं मंदिर मुंदिर में तो कुछ ना कुछ इस मन से जाते हैं कि यार कुछ करें, है ना। और तभी ये मिट्टी जो है आपको दुआएं देगी, और ये जो दुआएं देगी, जो हमारी ध्यान है, जो हमारी माता बहनें हैं, जो ये मिट्टी है, जो ये पेड़ है, जो आपको बचपन से देखा है, जिन्होंने पाला पोसा है, तो उनका आशीर्वाद आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आप हमारे साथ सुन रहे थे देव रतोड़ी जी को, जो कि केमरेश्वर गांव के रहने वाले हैं, और आज इन्होंने अपने दम पर बहुत बड़ी काबिलियत इन्होंने हासिल की है। जिस तरह से अगर होटल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें इनका बड़ा नाम है, चाइना में है, देश में लोग जानते हैं, उत्तराखंड में जानते हैं, और सामाजिक सरोकारों से लगातार ये जुड़े रहते हैं, गाँव को उन्होंने गोद लिया हुआ है। तो ऐसे हम तमाम जो हमारे प्रवासी लोग हैं उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे, जो सामर्थ्यवान है, अगर कुछ ऐसा इनिशिएटिव कर पाएँ तो निश्चित तौर पर जो देव रतोड़ी भाई साहब की जो एक मुहिम है उसको एक और उड़ान मिलेगी, और हमारा उत्तराखंड फिर से कहीं ना कहीं वापसी उस जो हमारे गांव वीरान हो चुके हैं वो खुशहाल होते नजर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रतोड़ी भाई साहब हमें समय देने के लिए।